नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आपके सामने कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान का अपन तीसरा पाठ शुरू किया था कल, परागण। उसके अंदर अपन ने शुरुआत में जो पढ़ा था मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। हमने कल क्या किया था, हमने कल पढ़े थे परागण की परिभाषा पढ़ी थी, यानी परागण किसे कहा जाता है। फिर परागण के दो प्रकारों का अध्ययन किया था। पहला प्रकार था स्वपरागण, दूसरा प्रकार था परपरागण। ठीक है, फिर हमने स्वपरागण को भी दो भागों में बांटा था। पहला बांटा था स्वयुग्मन, जिसको अपन ने नाम दिया था ऑटोगेमी। सेकंड दिया था सजात पुष्पी परागण। दोनों की अपन ने परिभाषाएं कर ली थी। ठीक है, फिर अपन ने स्वपरागण और परपरागण की जो प्रमुख अनुकूलताएं थी वो पढ़ी थी कि कौन कौन से अनुकूलताएं स्वपरागण में पाई जाती है, कौन कौन से अनुकूलताएं परपरागण में पाई जाती है। जैसे स्वपरागण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने जो पढ़ा था वो था अनुन्मील्यता, जिसका सवाल कई बार पूछा जाता है। परपरागण के अंदर जो अनुकूलन में था सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता की परिभाषा आती है। उसके बाद आता है भिन्न काल पक्वता। इसके अंदर दो चीजें आती है इंपॉर्टेंट, पुंपर्वता और नंबर सेकंड स्त्री पूर्वता। यानी पुपूर्वता किसे कहा जाता है, स्त्री पूर्वता किसे कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी थी वो थी अर्कोगेमी, अवरोध परागणता। अर्कोगेमी या अवरोध परागणता, ये अपन ने कल के कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े थे। ठीक है, लास्ट अपन ने जो समापन किया था वो किया था अपन ने परागण के साधन, यानी किन किन साधनों की सहायता से परागण संपन्न होता है। 5 साधन थे। वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा, जल के द्वारा पानी के द्वारा, कीटों के द्वारा, छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं वे क्रिया को संपन्न करते हैं 1 2 3। फोर्थ आता है आपके पक्षियों के द्वारा, और अंतिम जो 5वां आता है वो आता है चमगादड़ के द्वारा। यानी कि परागण की क्रिया में स्वपरागण परपरागण दो प्रकार पढ़ लेते हैं। स्वपरागण दो भाग के, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी। परपरागण में वापस इनकी अनुकूलताएं, ये स्वपरागण की अनुकूलताएं इंपॉर्टेंट, इसमें अनुन्मील्यता का सवाल पूछा जाता है। परपरागण के अंदर स्वबंध्यता का सवाल आता है। इसके अलावा भिन्न काल पक्वता आती है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता का पूछा जाता है। अर्कोगेमी का परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है, इसको अवरोध परागणता भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में परागण के साधन आते हैं। वायु के द्वारा परागण होता है, जल के द्वारा संपन्न होता है। अब अपन ने कल इसमें ये पढ़ा था जल में दो प्रकार का होता है। एक तो जल के जो ऊपर संपन्न होता है, जलाध, जो जल के ऊपर संपन्न होता है, और दूसरा होता है अधोजल, जो जलाध जो जल के अंदर संपन्न होता है, और अधोजल जो जल की सतह पर संपन्न होता है। तो ये टोटल कल का जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने परागण के प्रकार पढ़ लिए थे, अनुकूलताएं पढ़ लिए थे और उसके साधन पढ़ लिए थे। आज हम इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेंगे, यानी आज का जो अपन टॉपिक लेंगे वो है निषेचन। आज का जो टॉपिक जो लेंगे, ये आज का जो वीडियो अपन मान सकते हैं इसका दूसरा भाग है। कल का पहला भाग था, आज का जो वीडियो है वो इसका दूसरा भाग है। और इसमें जो आज टॉपिक अपन ले रहे हैं निषेचन। निषेचन क्या है, तो यहाँ इसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। निषेचन कहा जाता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब निषेचन में क्या होता है, परागण की क्रिया हो गई, लघु बीजाणु गति करते हुए यानी नरयुग्मक गति करते हुए मादा पुष्प तक पहुंच के उसकी वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। अब आगे क्या होता है,
निषेचन का मतलब ये होता है, निषेचन की परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि जब नर परागकण, जब नर परागकण या अपन यूं कह सकते हैं इसको नर युग्मक भी कह सकते हैं, परागकण कह दो या युग्मक कह दो एक ही चीज है। जब नर परागकण या नर युग्मक विभिन्न साधनों की सहायता से, नर परागकण या नर युग्मक विभिन्न साधनों की सहायता से मादा पुष्प के अंडक पर पहुंचकर नर परागकण कह सकते हैं, नर पुष्प का नर युग्मक कहा सकता है, जो विभिन्न साधनों की सहायता से, अपन साधन पढ़ चुके हैं, विभिन्न साधनों की सहायता से मादा पुष्प के अंडक पर पहुंचकर मादा युग्मक से संलयन करते हैं, मादा युग्मक से संलयन कर सकते हैं, इसको अपने बस मादा युग्मक से ये मिलते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि अपन ने पढ़ लिया, लघु बीजाणु विभिन्न साधनों की सहायता से गति करते हुए मादा पुष्प के अंडक पर पहुंच जाते हैं, इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर क्या करते हैं, ये मादा युग्मक से संलयन करते हैं, इनसे आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, संयोजित होना शुरू हो जाते हैं। यह जो क्रिया होती है निषेचन कहलाती है। इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने निषेचन की क्रिया का अध्ययन जो किया था वो लीलियम नामक पौधे में किया था। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने लीलियम नामक पादप में, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने लीलियम नामक पादप में सर्वप्रथम निषेचन का अध्ययन किया था। ठीक है, अपन 11th के अंदर अगर ध्यान हो तो अपन ये पढ़ चुके हैं कि निषेचन को दो भागों में बांटा गया था, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। वह निषेचन जो मादा के शरीर से बाहर संपन्न होता है उसको बाह्य निषेचन कहा जाता है, और वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर संपन्न होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। नॉलेज में इंपॉर्टेंट चीज, आवृत बीजियों के अंदर हमेशा आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक हमेशा जो मिलते हैं वो मादा के अंडाशय के अंदर या मादा के बीजांड के अंदर निषेचन की क्रिया का संपन्न करते हैं। ठीक है, तो अपन ने निषेचन ये पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली। स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले लीलियम नामक पौधे में, ये वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना, बाई चांस भविष्य में कोई पूछ ले, और पौधा कौन सा था, लीलियम, उसके अंदर सबसे पहले इस क्रिया का अध्ययन किया था। ठीक है, अब अपन आगे इसमें देखते हैं कि एक्चुअल निषेचन में होता क्या है, आवृत बीजों में निषेचन किस प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, अब होता क्या है, इस क्रिया के अंदर क्या होता है, इस क्रिया में जो परागकण जो होते हैं, इस क्रिया में
परागकण विभिन्न साधनों की सहायता से गति करते क्रिया में परागकण विभिन्न साधनों की सहायता विभिन्न साधनों की सहायता से गति करते हुए यानी इस क्रिया में परागकण कह सकते हैं, ध्वनिमुद्र कह सकते हैं, विभिन्न साधनों की सहायता से गति करते हुए मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तथा वहां पहुंचकर क्या करते हैं, वहां पहुंचकर यह परागकण वहां पर यह परागकण अंकुरण का मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। यानी इसमें होता क्या है, लघु बीजाणु विभिन्न साधनों से, आप लघु बीजाणु कह सकते हैं, आप परागकण कह सकते हैं, विभिन्न साधनों की सहायता से गति करते हुए मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये परागकण की जो होते हैं वो अंकुरण की क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यह जो वर्तिकाग्र जो होती है, वर्तिकाग्र की जो ऊपरी सतह जो होती है, सबसे बाहरी सतह जो होती है वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह वसा शर्करा, वसा होगी, शर्करा होगी तथा रेजिन वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह वसा, शर्करा और रेजिन की बनी होती है। जो परागकणों को वर्तिकाग्र पर चिपकने के लिए माध्यम प्रदान करती है। माध्यम कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं, यानी कि वर्तिकाग्र की जो अपर जो लेयर होती है, ऊपर की जो त्वचा होती है, वो हमेशा तो वसा की बनी होगी या शर्करा की बनी होगी या रेजिन की बनी होती है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, एक ही मुख्य कार्य होता है, ये परागकणों को वर्तिकाग्र पर चिपकने के लिए माध्यम प्रदान करती है ताकि परागकण उस स्थान पर आकर चिपक जाए। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, परागकण जो होते हैं जो विभिन्न साधनों से गति करते हुए वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, यानी पहुंचने से लेकर उनके अंकुरण होने तक परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, यानी पहुंच गए तब से लेकर उनके अंकुरण होने तक लगने वाला समय, जो समय जो लगता है, लगने वाला समय
अंकुरण काल कहलाता है। ये परिभाषा एक बार अर्धवार्षिक के अंदर आपके पूछी जा चुकी है कि अंकुरण काल किसे कहते हैं। जब भी कोई परागकण जो होते हैं लघु बीजाणु जितने भी होते हैं वो विभिन्न साधनों की सहायता से जो वर्तिका पर पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से लेकर उनके अंकुरित होने तक यानी उनके निषेचन होने तक की क्रिया के पीछे जो समय जो लगता है उस समय को हम कहते हैं अंकुरण काल। ठीक है, तो ये तो था ना प्रारंभ के इस क्रिया में होता क्या है, परागकण विभिन्न साधनों की सहायता से मादा की वर्तिका की ओर पहुंच जाते हैं और वहां पर परागकण अंकुरण की क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा वर्तिका की ऊपरी सतह होती है यानी वर्तिका का जो ऊपर की जो त्वचा जो होती है वह वसा से शर्करा से या रेजिन की बनी होती है और जो परागकणों को वर्तिका पर चिपकने में सहायता प्रदान करती है, माध्यम प्रदान करती है या आप इसको बोल सकते हैं आधार प्रदान करती है। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट अंकुरण काल का बता दिया। अब अपन आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब अपन वहां तक को लेके आगे। अब इसमें क्या होगा कि अंकुरण के समय जो अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होगी तो अंकुरण के समय परागकण की अंतःत्वचा परागकण की अंतःत्वचा आपके बुक में इसको अंतःचोल भी नाम दिया हुआ है तो वो एक ही चीज है। परागकण की अंतःत्वचा या अंतःचोल पतली नलिका के रूप में मैं इसका थोड़ा सा अंतःचोल कर देता हूं। अंकुरण के समय परागकण की अंतःत्वचा या अंतःचोल नलिका के रूप में निकलकर अब नलिका के रूप में निकल रही है यानी इसको अपन क्या बोल चुके हैं, नलिका किससे निकल रही है, परागकण से निकल रही है। इसलिए इस नलिका को अपन एक और शब्द भी दे सकते हैं पराग नली। चूंकि ये परागकण से निकल रही है इसलिए इसको अपन पराग नली भी बोल सकते हैं। पराग नली को इंग्लिश में कहा जाता है आपके एक वर्ड दिया जाता है पोलन ट्यूब। पराग नली को इंग्लिश में बोलते हैं पोलन और नली को बोला जाता है ट्यूब। ठीक है, क्योंकि नली परागकण से निकल रही इसलिए इसको नाम पराग नली का दिया। तो अंकुरण के समय परागकण की जो अंतःत्वचा या अंतःचोल होती है वो नलिका के रूप में निकल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है और वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। वर्तिकाग्र के अंदर क्या करती है, प्रवेश करना शुरू करती है। सामान्यतः एक परागकण से एक ही नलिका निकलती है। नॉर्मली सामान्य स्थिति में सामान्य रूप से या सामान्यतः एक परागकण से एक पराग नली निकलती है। सामान्यतः एक परागकण से क्या निकलती है, एक पराग नली निकलती है। तो ये ऐसे जो परागकण होते हैं उनको एक नलिकीय परागकण कहा जाता है। एक नलिकीय परागकण कहा जाता है।
होता है जो अंकुरण का समय होगा परागकण की जो आंतरिक त्वचा होगी वो एक पतली नली के रूप में बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगी और ये निकलकर किसमें प्रवेश करेगी, वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश करना शुरू करेगी। यानी ये वर्तिकाग्र ऊपरी त्वचा को भेदेगी और उसके अंदर धीरे प्रवेश करना शुरू करेगी। सामान्यतः एक परागकण से एक ही पराग नली निकलती है जिसको एक नलिकीय परागकण कहा जाता है। मगर अपवाद स्वरूप कुछ पौधों में अपवाद स्वरूप है, ठीक है, कुछ पौधों में एक परागकण से एक से ज्यादा पराग नली का एक परागकण में एक से ज्यादा पराग नलिका निकलती है जिसे बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख उदाहरण आते हैं अपने इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रमुख उदाहरण आते हैं आपके एक आते हैं इसमें मालवेसी कुल और दूसरा आता है आपके कुकुरबिटेसी कुल। ठीक है, अंकुरण के समय क्या होता है, परागकण की जो अंतर त्वचा होती है पतली नलिका जिसको पोलन ट्यूब या पराग नली कहा जाता है उसके रूप में बाहर निकल जाती है और वर्तिकाग्र में प्रवेश करना शुरू करती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस सिस्टम में परागकण से एक पराग नली निकलती है, निषेचन के समय पराग नली निकलती है, ऐसे परागकणों को एक नली के परागकण कहा जाता है। ये स्थिति लगभग सामान्यतः सभी पौधों के अंदर, आवृतबीजी पौधों के अंदर पाई जाती है। बट अपवाद स्वरूप कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक परागकण से एक से ज्यादा पराग नलिकाएं निकल जाती है जिसको बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। इसमें अपवाद स्वरूप आपके आते हैं मालवेसी कुल और कुकुरबिटेसी, यानी ये दो जो कुल के जो होते हैं इनमें हमेशा बहुनलिकीय परागकण है। अब इसमें आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे ये होगा कि भाई परागकण आपके लघु बीजाणु आ गए, परागकण गति करते हुए अंदर तक पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर पहुंच के वहां पहुंचकर उन्होंने पराग नली का निर्माण भी कर लिया, पराग नली ने वर्तिकाग्र के अंदर पहुंचने का काम भी शुरू कर दिया। अब आगे क्या होगा, आगे ये होता है कि यह पराग नली का अपन जब कहते हैं पराग नली का धीरे धीरे वृद्धि करते हुए इसकी जो वृद्धि होती है हमेशा वर्तिका पर निर्भर करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना कि पराग नलिका की वृद्धि सदैव यानी हमेशा किस पर निर्भर करती है, पराग नलिका की वृद्धि सदैव आपके वर्तिका की आंतरिक रचना पर, पराग नली की वृद्धि सदैव वर्तिका की आंतरिक रचना पर ही निर्भर करती है। ठीक है, यानी पराग नली की जो वृद्धि होगी हमेशा किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की आंतरिक रचना पर निर्भर करती है। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर पौधों में
जो पादप होते हैं अधिकतर जो पौधों में जो वर्तिका होती है वो या तो बंद होती है या ठोस होती है। अधिकतर पादपों में वर्तिका बंद होती है, या तो इसको हम बोल सकते हैं वर्तिका बंद होती है, या वर्तिका ठोस होती है। मगर अपवाद स्वरूप कुछ पादपों में यह खोखली होती है। ठीक है, सामान्यतः जो पौधे होता है उनमें वर्तिका हमेशा जो होती है वो बंद प्रकार की होती है, मगर कुछ जो पादप होते हैं पास को कह सकते हैं उनमें यह वर्तिका खोखली होती है। इसके उदाहरण आप ले सकते हैं। इसके उदाहरण आपने ले लिया लीलियम और एक और पादप होता है जिसका नाम है राइबीज, ठीक है। लीलियम का पादप और राइबीज का पादप, इनमें जो वर्तिका होती है वो हमेशा खोखली टाइप की पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या होता है। वर्तिका की संरचना पर अपन ने कहा परागनली जो वृद्धि करते हैं किस पर निर्भर करती है, वर्तिका की संरचना पर निर्भर करती है। और ये जो वर्तिका होते हैं हमेशा उत्तकों के द्वारा बंद रहती है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल जो भाग होता है वर्तिका का केंद्रीय भाग या वर्तिका का जो मध्य वाला भाग होता है, यानी जो केंद्र वाला भाग होता है उसमें उत्तक पाए जाते हैं जिनका विघटन वर्तिका का जो केंद्रीय भाग होता है वो एकदम टाइट ठोस कठोर उत्तकों की तरह पैक रहता है। तो इनके केंद्रीय भाग में उत्तक पाए जाते हैं जिनका विघटन पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा होता है। यह एंजाइम होता है इंपॉर्टेंट है, पेक्टिनेज एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, उन उत्तकों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करता है। ठीक है, अब तोड़ने से होगा जिससे क्या होगा, वर्तिका के केंद्रीय भाग में क्या बन जाता है, तोड़ने का क्या होगा, वर्तिका के केंद्रीय भाग में मार्ग कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं, चीजें मार्ग बन जाता है। ठीक है, यानी वर्तिका का केंद्रीय भाग जो उत्तकों से बंद रहता है, जिनका विघटन कौन करता है, पेक्टिनेज एंजाइम करता है। और ये पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, उसको उत्तकों को विघटन करता है, जिसके कारण परागनली के लिए वर्तिका के केंद्रीय भाग में क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है, रास्ता बन जाता है। अब आगे इसमें क्या होता है, अब आगे इसमें ये होता है कि परागनली जो होती है, परागनली की जो वृद्धि होती है वो सदैव अंडाशय की ओर होती है। ठीक है, परागनली की जो वृद्धि होती है वो हमेशा कहाँ होती है, अंडाशय की होती है। अंडाशय में जो एंजाइम पाया जाता है, अंडाशय में
अंडाशय में उपस्थित रसायन, अंडाशय में जो उपस्थित रसायन होते हैं वे पराग नली की दिशा का निर्धारण करते हैं। अंडाशय में जो उपस्थित रसायन होते हैं, कुछ रसायन अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, उनका एक ही काम होता है, वे पराग नली की दिशा का निर्धारण करते हैं। पराग नली जस्ट अंडाशय या बीजांड की तरफ सीधी सीधी गति कर सके। ये गति का जो निर्धारण जो करते हैं, किस दिशा में उसको गति करना है, यह हमेशा अंडाशय से निकलने वाले रसायनों के द्वारा ही होता है। ध्यान रखना है कि यह वृद्धि हमेशा बीजांड की तरफ होती है। पराग नली की वृद्धि हमेशा यानी सदैव बीजांड की तरफ या बीजांड की दिशा में होती है। अपन बीजांड की तरफ कह सकते हैं या बीजांड की दिशा में होती है। ठीक है। अब इस चूंकि ये सारा का सारा काम क्या है, अंडाशय में उपस्थित रसायन के द्वारा संपन्न हो रहा है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि पराग नलिका की वृद्धि सदैव एक दिशीय पराग नलिका की वृद्धि हमेशा एक दिशा होती है, एक दिशा में होती है, तथा चूंकि यह दिशा रसायनों के द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए इसे रसायनवर्ती कहा जाता है। रसायन अनुवर्ती, रसायन अनुवर्ती कहा जाता है। तो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वो सदैव एक ही दिशा में संपन्न होती है और रसायनों के माध्यम से संपन्न होती है, इसलिए इसको रसायनवर्ती वृद्धि भी कहा जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा था निषेचन का प्रारंभिक स्वरूप कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन किस माध्यम से संपन्न होता है, परागकण जो होते हैं वो पराग नलिका का निर्माण करते हैं, पराग नलिका कैसे वर्तिका प्रवेश करती है, विभिन्न एंजाइमों के द्वारा यह वर्तिका के ऊतकों को नष्ट करना शुरू करती है और धीरे धीरे गति करते हुए कहां पर पहुंच जाती है, बीजांड की तरफ पहुंच जाती है। और चूंकि यह गति अंडाशय में रसायनों के द्वारा होती है, इसलिए इस गति को एक दिशीय गति भी कहा जाता है या इसको रसायन अनुवर्ती गति भी कहा जाता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे को पढ़ेंगे कि कैसे पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है, किन किन माध्यम के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है।